अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक ऑफिशियल के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक हाज़िर खिदमत है। चैनल सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट इसलिए करता हूँ कि जो मैं कहना चाहते हैं या आप सुनना चाहते हैं वो आप तक पहुँच सके, और बेल आइकॉन जब आप क्लिक कर देंगे तो नोटिफिकेशन फ़ौरन आ जाएंगे। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के केस के हवाले से फिर अभी कन्फ्यूजन्स बड़ी क्रिएट की जा रही हैं, क्योंकि हर कोई नज़रिए अपने हैं, अपने उन नज़रियों के मुताबिक चला जा रहा है। तो ये कन्फ्यूजन्स जो मसाइल पैदा कर रही हैं उसमें क्लैरिटी की ज़रूरत है। पहले तो बता दूं कि ये कोई असेसमेंट प्रोसीडिंग नहीं होने जा रही। मैं नहीं समझता, ना सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कोई कहा है असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये कन्फ्यूजन है। असेसमेंट प्रोसीडिंग्स का अपना एक प्रोसीजर है जहाँ वो टाइम लिमिट की बात की जा रही है, हालांकि टाइम लिमिट कंडोन भी हो सकता है, वो चीज़ें भी साथ अवेलेबल हैं। लेकिन ये एक तरह की, मैं बात कहता हूँ कि एक तरह की ये इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन है कि क्या ये एसेट डिक्लेयर थे, क्या सोर्स डिक्लेयर था, और क्या ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड के अंदर आ चुकी थी। ये इस चीज़ को देखना है। ये मेरे सामने, मैं वैसे ही मैं अर्ज़ करता चलूँ, ये तीनों प्रॉपर्टीज़ की डिटेल जो हैं, ये ऑलमोस्ट तीनों प्रॉपर्टीज़ की डिटेल ये सारी पब्लिकली अवेलेबल हैं। और आप जो कि पेड साइट थोड़ी सी हैं, तो थोड़े से पैसे हैं दे के आप इसे यानी जैसे जैसे ही मैं यहाँ, मेरे घर की अगर कोई रजिस्ट्री है तो मैं जाके सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में, पहले मैं ज़रा क्लियर कर दूँ हमारे यहाँ प्रोसेस क्या है। हमारे यहाँ जायदाद रखने का 2-3 एग्रीकल्चर ज़मीनों का आपको पता है, जमाबंदियाँ पड़ती हैं, इंतकाल होता है और हर साल जमाबंदी बनती है और आप ट्रांसफ़र कराते हैं, म्यूटेशन, रिकॉर्ड ऑफ म्यूटेशन राइट जिसको हम कहते हैं, वो सारा प्रोसेस आपको पता है। दूसरा, रजिस्ट्रियाँ होती हैं, यानी कई एरियाज़ में जब वो इंतकाल ख़त्म हुआ, अमारती में आए, तो वो फिर रजिस्ट्रियाँ बनी और ये सारा मामला चलता रहा। फिर जब डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ आ गई, एलडीए वगैरह आ गया, तो वो ट्रांसफ़र लेटर्स आ गए, डीएचए में भी ट्रांसफ़र लेटर्स आ गए, हाउसिंग सोसाइटीज़ आई तो उन्होंने भी उस पर ड्यूटीज़ वगैरह जितनी हैं। लेकिन ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के अंदर इतना सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, लेकिन इंग्लैंड के अंदर एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। मैंने जो कागजात निकाले हैं वो तीनों आपके सामने इसलिए रखे हैं कि वो 3 जायदादों के मुताल्लिक हैं, और 3 जायदादों की तफसील शायद पहली दफ़ा मैं सामने आएगी शायद। पता तो है, सुनी तो है 3 प्रॉपर्टीज़ का ऑर्डर में भी जिक्र है सुप्रीम कोर्ट में। पहला फ्लैट है, 6ठे फ्लोर पे है, लीज एक्सटेंशन 5 अक्टूबर 2011 से 2175, 140 सालों के लिए हुई। 20/10/2011 की डेट आ रही है, जिसके बारे में कहा गया कि 2004 में ख़रीदा है। ग़ालिबन 2004 में बेगम साहबा के नाम हो, लेकिन अब बेगम साहबा और बच्चे के नाम पर है। 2004 के टैक्स रिटर्न में भी देखना पड़ेगा। आपको पता है हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है जून से, यानी जुलाई से, 1 जुलाई से 30 जून तक। तो 2004 में अगर पहले ख़रीदा होगा तो फिर वो 2003 के रिटर्न में आएगा, बाद में ख़रीदा गया तो 2004 के रिटर्न में। लेकिन ये जो अब लीज़ एक्सटेंशन हुई है और ग़ालिबन 2,36,000 पाउंड जिसका जिक्र किया गया है, उसके मुताबिक तो ये 2012 में फॉल करेगा। इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी है जो अक्टूबर 2013 में शो हो रही है, 2,45,000 पाउंड की बात हो रही है, कोई लोन नहीं है लिखा हुआ यहाँ। तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो ज़रा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है। इस तरह वो देखना पड़ेगा कि वो 2012 में फॉल करती है या 2013 में फॉल करती है। वजह है कि प्रॉपर्टी जो रजिस्टर्ड हुई है वो वाली, वो 8 जुलाई 2013 को है, लेकिन जो उसमें लिखा हुआ है कि जो कीमत अदा की है वो 28 जून 2013 को है, 2,70,000 पाउंड। ये जायदादों की तफसील बताई है। देखें, इसमें मकसद किसी की दिल आज़ारी का नहीं है, चूँकि इशू ऐसा है कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा, यानी वो वैसे ही मैं इनडायरेक्टली बात कर गया हूँ कि ये मामूली सा एक इशू था। इस मामूली से इशू को 13 माह कबल जब ये आया था तो ये सारी जायदादें सामने रख के आ जानी चाहिए थी, बेगम साहबा को उस वक्त ही बता देनी चाहिए थी, मगर नहीं बताई। और अब जो बातें हैं ना सारी अब आपके सामने रख दी हैं। अब जो आई हैं, इतना अरसे बैठ के और मुख्तलिफ यानी शख्सियात पे बातें होती रही कि हमसे पूछी गई हैं, आपने क्यों नहीं बताई, सदर, वज़ीर आज़म, मिर्ज़ा शहज़ाद अकबर। लेकिन
ये पब्लिक ऑफिस होल्डर का केस है। सियासतदान के लिए बड़े कड़े इम्तहान हैं आर्टिकल 62 और 63 और अदलिया की आज़ादी को बरकरार रखने की मैं बार बार जिक्र करता हूँ कि 209 आर्टिकल इसलिए बना, एहतसाब किसी के हाथ नहीं जाने दिया, वरना तो हर कोई पार्लियामेंटेरियन उठा, गवर्नमेंट उठी, जो मर्जी करते रहे, रोलिंग बॉल बना होता, रोलिंग स्टोन बना होता। लेकिन आइन के आर्टिकल 209 ने अदलिया की आज़ादी को बरकरार रखा है और इसी के लिए कोशिश होती रही। अच्छा, अब नॉर्मल मैं फिर अर्ज करता चलूँ कि यहाँ नॉर्मल असेसमेंट प्रोसीडिंग का इशू नहीं है। जो देखिए जी रिटर्नें दे दी हैं, और मैं क्लियर कर दूँ यहाँ, जब आप टैक्स होल्डर हैं, कहा जा रहा है कि नॉन रेजिडेंट हैं। अब नॉन रेजिडेंट की भी डिटर्मिनेशन होनी है पड़ती है, सर्टन डेज हैं साल में, अगर वो आप पाकिस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान से बाहर रहते हैं वो तय करता है। तो ये तय मैंने और आपने नहीं करना, ये उसने तय करना है। इनकम पासपोर्ट्स मौजूद होंगे, बाहर की आपकी स्टैम्प्स मौजूद होंगे, कितना सा बाहर ठहरे हैं, वो पहले डिटर्मिन हो रहे हैं। जो कि टैक्स गुजार रही हैं, जो आदमी टैक्स गुजार हो, चाहे रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक 2001 के मुताबिक, वैसे तो 1979 का था, चूँकि ये सारे फॉल करती हैं 2001 के मुताबिक, तो यू आर ऑब्लाइज टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न अंडर द लॉ। आपने हर साल की रिटर्न देनी है। उस रिटर्न में आपने चीज़ें डिक्लेयर कर दी हैं तो एक अलग बात है। तो अभी तक तो बातें सारी आई हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने 2018 के रिटर्न में ये चीज़ें डिक्लेयर की गई या बताई गई कि ये है। नॉर्मल प्रोसीजर जो समझने वाली बात है कि वो बड़ा ज़रूरी है, और वो चीज़ें मैं पहले बताऊंगा आपके सामने। शादी गालबन 1982 से पहले की है। नॉन रेजिडेंट कहते हैं कि वालदा से जायदादें, वालिद साहब से जायदादें आई हैं 2 सूबों में, अब बलूचिस्तान में और सिंध के अंदर, और सैलरी इनकम रही है। वो फारूक नसीम साहब बता चुके थे 4200 कुछ समथिंग इनकम टैक्स अदा किया था। एग्रीकल्चर इनकम की बात है, और एग्रीकल्चर में बार बार कहता हूँ, एग्रीकल्चर इनकम है, जब इतनी बड़ी क्वांटम इनकम की होगी तो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स देना है जस्टिफाई करने के लिए, या वरना तो हेर से कहलाएगा ना जी, सबूत कोई नहीं है। और उस एग्रीकल्चर में जब टैक्स देंगे तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न में शो भी करना है, यानी टोटल इनकम में तो आएगा, लेकिन एग्जाम्प्ट इनकम में कॉल में फॉल करेगा, टैक्स कोई नहीं आपने देना इस कॉन्टेक्स्ट में। तो ये चीज़ें अब दूसरा बैंक स्टेटमेंट स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का बताया गया है। अब मिसाल के तौर पर अगर बैंक में मैंने कोई 1 करोड़ रुपया रखा होगा तो मैं निकालूंगा, मनी चेंजर से मैं पैसे लूँगा, वरना तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन बैंक वालों को आप कहते हैं जब फॉरेन करेंसी अकाउंट हो वो खुद ही परचेज करके ट्रांसफ़र कर चले, बाहर से ले लिया आपने तो उस डेट में पैसा बाहर से निकलना, फिर मनी चेंजर से पैसा आना, फिर ट्रांसफ़र होना, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी बन सकता है। डिपेंड करता है कि कैसे हो, ये सारा कुछ देखना होगा। स्टेट बैंक को रिक्वायरमेंट एंड सर्टन वो भी बतानी है आपको। और ये अब सारी चीज़ें जब तक आप रिकॉर्ड में शो नहीं करेंगे, पाकिस्तानी अकाउंट्स में शो नहीं करेंगे, इट्स डिफ़िकल्ट टू जस्टिफाई। हमारे कुछ दोस्तों ने इस बात को, इनकम टैक्स का प्रोसीजर अगर फ़र्ज़ करें इनकम टैक्स की असेसमेंट करनी है, मैं फिर बात कर रहा हूँ, ये इनकम टैक्स की असेसमेंट का इशू नहीं है। पहले जब आपने डिक्लेयर ही नहीं की फिर तो बात ख़त्म हो गई, फिर तो बात ख़त्म होगी कि आपने डिक्लेयर नहीं किया, सोर्सेज नहीं है। अब अगर ये रिपोर्ट तो बतानी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट में उनको कि जनाब हमारे टैक्स रिकॉर्ड के मुताबिक वो हिस्ट्री जब ऑर्डर में जब लिखेंगे तो उस ऑर्डर में बताएंगे कि हमारे पास ये चीज़ें कोई डिक्लेयर नहीं थी, 2004 में नहीं थी, 11 में, 12 में नहीं थी, जो कि 11 और 12 में 12 और 13 में 2 प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा ख़रीदी गई हैं, उस पीरियड में फॉल करती हैं। तो ये अल्टीमेटली फिर वो फिर आएगा कि ये टैक्स अवेजन का था। अब टैक्स अवेजन में मसला ये है कि टाइम लिमिट का बड़ा एक अहम इशू आएगा सामने। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने जुरिस्डिक्शन दे दी और अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अपना जुरिस्डिक्शन FPR जो है बाय नेम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का जिक्र करके कि फ़लाँ कमिश्नर इनकम टैक्स को ये जुरिस्डिक्शन दे दी ताकि वो इख्तियारात अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, अगर असेसमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में बात जानी मैं फिर क्लियर कर दूँ। फिर वो एक लिमिटेशन का इशू है, कुछ दोस्तों का ख्याल है कि 214 आए, मेरा अपना एक ओपिनियन है इस हवाले से, लिमिटेशन बाय कंसेंट एक्सटेंड कर दी जाए। टैक्स पेयर तो नहीं मानेगा आपको, या फ़र्ज़ करें वो काटते हैं तो एक चैलेंज तो करेगा इस मामले को। टाइम लिमिट दिया हुआ है, 60 दिनों के अंदर नोटिस देने हैं, 75 दिनों तक ऑर्डर कंप्लीट करना है और मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रजिस्ट्रार के पास जाना है। अब FPR ने अब बड़ी सिंपल सी बात है, अब अगर इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं की हैं तो सेक्शन 114 है इनकम टैक्स फाइल करने का, अगर नहीं फाइल की
और 116 है वेल्थ स्टेटमेंट साथ देनी है। नॉन रेजिडेंट आप नील इनकम भी करते हैं, वेल्थ स्टेटमेंट ना भी दें, आप पे एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन आपको बतानी है इनकम। अगर आप साबित हो गया कि आप पाकिस्तान के अंदर है, तो फिर वहाँ की जो रेंटल इनकम है ना आपकी इंग्लैंड की, वो भी यहाँ डिक्लेयर करनी है। फिर डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट का देखा जाएगा, कोई ट्रीटी नहीं है, बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं असेसमेंट ऑर्डर की तरफ अगर ये बात चली गई है। दोस्त के हवाले से ये है जी, जो मैं चूँकि अब टैक्स उससे ज़्यादा इतना ना नहीं, एक दौर था काफ़ी टैक्स का काम किया है। 4 टाइप से मैंने बता दिया, 14 और 15। फिर दूसरी बात बड़ी सीरीज है, असेसमेंट 122 में होती है, एक्स पार्टी 121 में होती है। रिटर्न्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर फलान डेट तक आपने कोई एडवर्स ऑर्डर पास नहीं किया, तो इनकम टैक्स की रिटर्न ही आपका असेसमेंट ऑर्डर कहलाती है। अब इनमें जो कि कंसीलमेंट की जब बात आ जाएगी, तो कंसीलमेंट फिर रीओपन किया जा सकता है केस। या दूसरी बात बड़ी सिंपल सी है, ज़्यादा आसान करने के लिए, जो कि चीज़ें सारी क्लियर आ गई हैं, समझ आ गई हैं, टैक्स ऑडिट के लिए केसेस सेलेक्ट किए जा सकते हैं। 171(1) के अंदर इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, 177(6) के अंदर ऑडिट रिपोर्ट है। और अब ये सारा प्रोसेस जितने साल हैं, देखें ना, फ़र्ज़ करें अगर जून से पहले 2004 की प्रॉपर्टी ख़रीदी गई हैं, तो 2003 की रिटर्न, 2004 की अंडर स्क्रूटनी आएगी, फिर 2012 की, फिर हो सकता है 2013 की, 8 जुलाई के बाद की, बल्कि 2014 की भी आ जाएगी। 2012, 2013, 2014, वो पहले होता था 2 साल लिखते थे, 88, 89। अब तो जो कि टैक्स ईयर आ चुका है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत, तो उसके मुताबिक ये सारी चीज़ें जो है ना, ये रिकॉर्ड में आएंगी और आपको फिर सारा कुछ बताना होगा। और जब सोर्स नहीं दे पाएंगे, तो फिर सोर्स तो फिर वो मियाँ के ज़िम्मे आएगा ना जी। मियाँ पब्लिक ऑफिस होल्डर है ना, तो मियाँ को चीज़ें क्लियर करनी है, वहाँ ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड में आएंगी। कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ट्रुथ, सच ढूंढ रहा है, और सच ढूंढने के लिए मामला ये कमिश्नर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिया गया। और सच 2 तरह से है, एक तो प्रॉपर्टीज़ ख़रीदने के हवाले से, यहाँ तो अभी तक तो फ़िलहाल ऐसी कोई चीज़ सामने है नहीं जो वैलिड सोर्स को अगर थी तो इनकम टैक्स रिटर्न्स में देनी चाहिए थी, वरना तो ये बेनामी ट्रांजेक्शन्स कहलाएंगी। क्योंकि अगर आपकी इनकम वाइट सोर्स से थी, तो वो वाइट सोर्स एक्सप्लेन करना होता है, टैक्स देना होता है, तो मसाइल बड़े बनेंगे। और सिर्फ ये मकसद नहीं है, क्योंकि अब अगर मैं टैक्स का वकील हूँ, तो मैं तो फिर लिमिटेशन को चैलेंज करूँगा। कितने साल पहले मैंने छेड़ा, इशू यहाँ ये नहीं है, कोई असेसमेंट प्रोसीडिंग नहीं करनी है, वे आपके पास जो प्रॉपर्टी थी जब जस्टिफाई नहीं कर पाए, आप डिक्लेयर ही नहीं कर पाए, तो वो प्रिज्यूम होगी ये बेनामी ट्रांजैक्शन है। और बेनामी ट्रांजैक्शंस के हवाले से इसी गवर्नमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट ने बड़ी एहतियात के साथ, वो अलहदा बात है, बदरीदी के तौर पर वो रेफरेंस अबेट कर दी गई है प्रोसीडिंग, लेकिन ये बड़ी एहतियात के साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से सारा डाटा पहले निकाल के और तभी रेफरेंस फाइल किया गया था। उस रेफरेंस में हो सकता है बदरीदी का एलिमेंट, हालांकि डिटेल अपना जो ऑर्डर शॉर्ट ऑर्डर आया उसमें तो बदरीदी का जिक्र नहीं, सेट असाइड करने की बात की है, वो रीजनिंग में मेलाफिडी की बात आ जाएगी, लेकिन यह मेलाफिडी की बात आना ज़रूरी थी। और आपने अगर पिछले दिनों एतजाज़ हसन का इंटरव्यू देखा इस हवाले से, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने देखना है। और जो बातें मैं अब कह रहा हूँ आपको, जो मैं पहले दिन से आ रहा हूँ, मेरे वीलॉग सारे देख लें, मेरे टीवी प्रोग्राम सारे देख लें, मैंने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा था। और अल्टीमेट यही है, अदलिया की आज़ादी इसी में ही है। और तारीख़ में फिर बताता चलूँ, जस्टिस फ़ारूक खान के ख़िलाफ़ जब शुरू हुआ तो वो इस्तीफ़ा दिया उन्होंने, शौकत अली सिद्दीकी को रिमूव किया गया। और ये ज़रा मामूली सा भी इल्ज़ाम लगता है तो हम तो तारीख़ देखते आते हैं कि वो इस्तीफ़ा दे देते हैं। जहाँ एक बयानिया बनाया गया है, यानी मैं तो उसको झूठ की बुनियाद पर कहूँगा कि जनाब उन्होंने कोई डाइसन नोट दिए हैं। मैंने कल के वीलॉग में कह दिया था, डाइसन नोट इज़ नथिंग, इज ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, जो कोर्ट हेल्ड करता है आर्टिकल 189, वो ऑर्डर होता है। बाकी ये डाइसन नोट के, उस डाइसन नोट ने क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसकी डायरेक्टिव वैल्यू तो है नहीं ना। हो सकता है किसी चीज़ परसुएसिव वैल्यू हो, और वो बाइंडिंग नहीं है आर्टिकल 1, इट्स नॉट एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट बाइंडिंग होता है। इजाज़त दीजिएगा, अगले वीलॉग में मुलाकात होगी।
बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।